सेल साइकिल सेल डिवीजन और सेल साइकिल। देखिए क्या लिखा हुआ है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो बड़े से बड़े हो, उनमें क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है चाहे वो जितने भी बड़े हो, उनकी लाइफ एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है। कह रहा है क्या आप जानते हैं आंसर क्या? यस, अगर मल्टी सेलर है तो लाइफ कहां से स्टार्ट होगी? सिंगल सेल से। और सिंगल सेल का नाम क्या है? जाइगोट। सिंगल सेल का नाम क्या है? जाइगोट। तो यूनिसेलुलर एनिमल में लाइफ कहां से स्टार्ट होती है? जाइगोट से। ठीक है ना? यूनिसेलुलर एनिमल में लाइफ कहां से स्टार्ट होती है? जाइगोट से। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ कहां से स्टार्ट, नहीं, मल्टी सेलर में लाइफ कहां से स्टार्ट होगी? जाइगोट से। यू मे वंडर व्हाट ए सिंगल सेल देन गोज टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनिज्म। अब आपको आश्चर्य होगा कि एक सेल से हमारे अंदर अनेक सेल कैसे बन गई, अनेक सेल कैसे बन गई? तो आंसर आया सेल डिवीजन द्वारा बन गई। कैसे बनी? सेल डिवीजन द्वारा। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दो ऐसी प्रोसेस है जो जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। याद करो, लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था। लिविंग वर्ल्ड में क्या पढ़ा था? हमारे दो लक्षण है, दो क्या अनेक लक्षण है, उनमें से दो मेन क्या है? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जितने भी सेल है वो रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय डिवाइडिंग इनटू टू विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल। मतलब क्या कह रहा है, एक पेरेंट सेल से डिवाइड होकर के कितनी डॉटर सेल बन जाएगी? दो डॉटर सेल बन जाएगी। लेकिन जब बनेगी तो इसका साइज इनसे छोटा है कि बड़ा? बताइए, डॉटर सेल का साइज पेरेंट सेल से क्या होता है? छोटा होता है। तो अब ये बनेगी तो क्या करेगी? ये ग्रो करेगी, ये भी ग्रोथ करेगी, और ये वाली भी क्या करेगी? ग्रोथ। और ग्रोथ करके फिर से कितनी बड़ी हो जाएगी? पेरेंट सेल जितनी। कितनी बड़ी हो जाएगी? पेरेंट सेल जितनी। और पेरेंट सेल फिर से डिवाइड करेंगी और फिर से क्या बनाएंगी? डॉटर सेल। ये क्रम लगातार चलता रहेगा और इसी क्रम से चलते चलते क्या हो जाएगा? हम लोग यूनिसेलुलर से क्या हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर। समझ में आई बात? तो देखिए क्या लिखा है, एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल बनाती है, ठीक है, और कैसे बनाती है? डिवाइड होकर के। दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स अब क्या करेंगी? बताओ, न्यूली फॉर्म डॉटर सेल ने क्या किया? ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद फिर क्या करेंगी? डिवाइड करेंगी। और इस तरह से नई सेल्स की पॉपुलेशन बन जाएगी। नई सेल्स की पॉपुलेशन बन जाएगी बाय द ग्रोथ एंड डिवीजन। बाय द ग्रोथ और डिवीजन से। किससे बन गई? सिंगल पेरेंट सेल से न जाने कितनी प्रोजेनी सेल बन गई। प्रोजेनी यानी डॉटर सेल्स, बहुत सारी प्रोजेनी सेल्स बन गई। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ग्रोथ और डिवीजन ऑफ ए सिंगल सेल गिव राइज टू द स्ट्रक्चर ऑफ मिलियंस ऑफ सेल। मतलब एक ही कोशिका से मिलियंस या बिलियंस ऑफ सेल बन सकती हैं। एक ही कोशिका से क्या बन सकती है? मिलियंस या बिलियंस ऑफ सेल्स बन सकती है। इसी प्रकार हमारा शरीर बना है। बताइए हमारा शरीर कैसे बना है? सिंगल सेल से। हमारा शरीर किससे बना है? सिंगल सेल से बना है। कैसे बना है? बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब बात आई सेल साइकिल की। सेल साइकिल क्या होती है, पहले तो इसको समझेंगे। ये एक फिगर है, इसको देखिए पहले। इस फिगर में आप क्या देख पा रहे हो कि ये पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस है कि लीनियर? साइक्लिक प्रोसेस है ना। लीनियर होती तो लंबाई में होती। ये साइक्लिक प्रोसेस है, मतलब जहां से स्टार्ट हुई वहीं पे खत्म हुई। अब आप बताओ कितनी कोशिकाएं अंदर इंटर करी, लेकिन कितनी कोशिकाएं बन के निकली? तो ये वो साइकिल है
जिसमें एक पीसी से, पीसी यानी पेरेंटल सेल से, दो डीसी यानी डॉटर सेल बन जाएगी। एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बन जाएगी। बस इसी साइकिल का नाम है क्या? इसी साइकिल का नाम है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होती है? वो सारी घटनाएं जिसमें एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बन जाए, इसी घटनाओं को मिला करके क्या बोलते हैं? सेल साइकिल। और सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, एक नॉन डिवाइडिंग फेज यानी इंटरफेज, और एक डिवाइडिंग फेज यानी एम फेज। बताओ एक्चुअल सेल डिवीजन कहां होता है? कहां पे सेल डिवाइड नहीं होती? इंटरफेज में। कहां कोशिकाएं डिवाइड नहीं होती? कहां कोशिकाएं डिवाइड हो रही हैं? एम फेज में। इसीलिए इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। बताओ किसको रेस्टिंग फेज बोलेंगे? इंटरफेज को। किसको रेस्टिंग फेज बोलेंगे? इंटरफेज को। तो चलिए पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है सेल डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि अनइंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। किसमें होती है? सभी जीवों में होती है। ठीक है। डिवीजन के समय जब भी कोई कोशिका डिवाइड होती है तो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है कि नहीं होता है? एक डीएनए से दो डीएनए बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्यों? एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बननी है? तो अब एक पेरेंट सेल में एक ही डीएनए तो है, तो उसको डबल करके कितना कर देते हैं? दो। और डबल करके दो कर देते हैं, फिर आधा आधा डॉटर सेल में बांट देते हैं। तो बताओ इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। बताइए एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बननी है? तो एक डीएनए से कितने डीएनए बनाने हैं? दो डीएनए बनाने हैं ना, तो दो डीएनए बनाने हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। यानी सेल्स डिवीजन के समय क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। और क्या होगा? सेल की ग्रोथ। ये दोनों भी होता है। जितनी प्रोसेस है, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल की ग्रोथ, सबको मिला लो तो क्या हो जाएगा? ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती कि अनकोऑर्डिनेटेड? कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती कि अनकोऑर्डिनेटेड? तो कोऑर्डिनेटेड मैनर में होती है। ये जितनी घटनाएं हैं, जैसे डीएनए से डीएनए का बनना, या सेल की ग्रोथ होना, या फिर क्या होना? सेल का डिवाइड होना, ये सब कैसी प्रोसेस है? कोऑर्डिनेटेड कि अनकोऑर्डिनेटेड? कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है। इससे एक इंश्योरिटी मिलेगी कि करेक्ट डिवीजन होगा। कैसा होगा? बताओ सेल डिवीजन कैसी प्रोसेस है? कोऑर्डिनेटेड कि अनकोऑर्डिनेटेड? कोऑर्डिनेटेड कि अनकोऑर्डिनेटेड? तो बताइए इससे क्या होगा? इससे सेल डिवीजन करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट? करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट? तो करेक्ट होगा, राइट। अच्छा आप बताइए इससे क्या हो जाएगा? किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोजेनी सेल का। प्रोजेनी यानी डॉटर सेल। डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा और उसमें जीनोम भी इंटैक्ट रहेगा। जीनोम का मतलब होता है वही क्रोमोसोम और डीएनए भी इंटैक्ट रहता है। बताओ आप जितनी पेरेंट सेल में डीएनए का अमाउंट है या जितना पेरेंट सेल में क्रोमोसोम है, ठीक उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होगा कि नहीं होगा? ठीक उतना ही क्रोमोसोम डॉटर सेल में होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच ए सेल डुप्लीकेट, बोलता है वो सारा सीक्वेंस जिसमें सेल डुप्लीकेट कर जाएगी। जिसमें सेल क्या कर जाएगी? डुप्लीकेट। उस पूरे इवेंट को जिसमें उसका जीनोम और जो बाकी घटनाएं हैं वो होती रहेंगी। और इससे क्या हो जाएगा? सेल डिवाइड होकर के कितनी डॉटर सेल बना लेंगी? इस पूरी घटना को ही क्या बोला था? बताओ एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनने वाली सभी घटनाओं को किसमें इंक्लूड करेंगे? सेल साइकिल में। एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनानी है? दो डॉटर सेल बनानी है। इस पूरी घटना का नाम सेल साइकिल। अच्छा अब आपको पता है कि जब भी कभी सेल की ग्रोथ होती है तो सेल का पता है ये हिस्सा बढ़ता है। ये क्या है? तो ये नहीं बढ़ता। क्या बढ़ता है? साइटोप्लाज्म। तो सेल का क्या बढ़ेगा? साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है। जब भी कभी सेल साइकिल सेल की ग्रोथ होती है तो क्या बढ़ता है? साइटोप्लाज्म बढ़ता है कि न्यूक्लियस बढ़ता है? साइटोप्लाज्म बढ़ता है। अच्छा अगर साइटोप्लाज्म बढ़ गया तो सेल का जो वो है सेल की जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाएगा। सेल का जो बैलेंस है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। N/C रेशियो गड़बड़ा जाएगा। N/C रेशियो मतलब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो।
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या हो जाएगा, गड़बड़। बताओ अगर साइटोप्लाज्म ज्यादा हो गया और न्यूक्लियस उतना ही बड़ा है तो बताओ सेल बड़ी हो गई, तो सेल का न्यूक्लियस इस सेल को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। भाई एक लिमिट होती है ना हर चीज की, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अच्छा नहीं कर पाएगी तो फिर क्या होगा, नहीं कर पाएगी तो ये अपने साइट N/C रेशियो को क्या करने का प्रयास करेगी, रिस्टोर या मेंटेन, रिस्टोर या मेंटेन करने का प्रयास करेगी, और इसीलिए सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड। बताओ सेल क्यों डिवाइड होती है, अपने N/C रेशियो को मेंटेन करने के लिए। तो देखो वही चीज यहां लिखी है, जब सेल की ग्रोथ होगी तो N/C रेशियो मेंटेन हो जाएगा, इसीलिए इसीलिए ये लगातार डिवाइड होगी। अच्छा डीएनए की सिंथेसिस किस फेज में होती है, डीएनए की सिंथेसिस सेल साइकिल के किस फेज में होती है, एक पर्टिकुलर फेज में, नाम आप सबको पता है कौन सा फेज, एस फेज। कौन से फेज में होती है, एस फेज में होती है। डीएनए की सिंथेसिस किस फेज में होती है, और रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या डीएनए अब कहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डॉटर सेल में। भाई बताओ एक डीएनए से दो डीएनए बना है तो डीएनए कितने हो गए, तो अब डॉटर सेल भी कितनी है, तो बांट नहीं दिया जाएगा, किसको बांट दिया जाएगा, डॉटर सेल को। इसमें सोचना क्या है, डॉटर सेल को बांट दिया जाएगा। ये सारी घटनाएं, ये सारी घटनाएं कैसे होती, किसके कंट्रोल में होती हैं, जेनेटिकल कंट्रोल में होती है। यानी सेल साइकिल किसके कंट्रोल में होती है, सेल साइकिल किसके कंट्रोल में होती है। तो सेल साइकिल में क्या क्या होता है बताइए, सबसे पहले डीएनए से डीएनए का बनना, फिर सेल की ग्रोथ होना, फिर सेल का डिवाइड होना। इन सभी घटनाओं को मिला लिया जाए तो क्या बुलाएंगे, सेल साइकिल। कैसी प्रोसेस है, सेल साइकिल कैसी प्रोसेस है, कोऑर्डिनेटेड कि अनकोऑर्डिनेटेड। अच्छा और सेल की ग्रोथ जो होती है ना वो लगातार होती रहती है, कंटिन्यू प्रोसेस है। सेल की ग्रोथ कैसी होती है, कंटिन्यू प्रोसेस, किसमें, ड्यूरिंग सेल साइकिल। सेल साइकिल के दौरान सेल की ग्रोथ होना कैसी प्रोसेस है, कंटिन्यू की डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू प्रोसेस है, राइट। अब सेल साइकिल के फेज कह रहा है कि किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के लिए, किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका के लिए हम सेल साइकिल को पढ़ते हैं। अब सेल साइकिल को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट कोशिका तो हम ही हैं। बताओ सबसे बेस्ट कोशिका का नाम, ह्यूमन सेल। सेल साइकिल की सबसे बेस्ट स्टडी कहां कर सकते हैं, ह्यूमन सेल में। और अगर हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर 24 घंटे में हमारी कुछ कोशिकाएं डिवाइड हो जाती हैं। हमारी कुछ कोशिकाएं कितने घंटे में डिवाइड होती है, लिखा है दीज सेल डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। बताइए कितनी देर में डिवाइड होगी, 24 आवर्स, यानी एक दिन में, एक दिन में डिवाइड होंगी। कह रहा है लेकिन ये ड्यूरेशन सेल साइकिल का वेरी करता रहता है, किसके अकॉर्डिंग, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, हर जीव में अलग अलग होगा। ये देखो मेरे अंदर अलग टाइम है तो शेर के अंदर अलग टाइम होगा, तो चीता के अंदर अलग टाइम होगा, तो बगुले के अंदर अलग टाइम होगा, ठीक है ना, तो डक के अंदर अलग होगा, बतख के अंदर अलग होगा, है ना, चींटी के अंदर अलग होगा। सबका टाइम वेरी करता रहता है कि सेम रहता है। अच्छा और सेल टू सेल भी वेरी करता रहता है, सेल से सेल भी वेरी करता है। मेरी डब्ल्यूबीसी को हो सकता है 24 घंटे लगे, तो मेरी आरबीसी को हो सकता है 48 घंटे लगे। बोलो सही है, बताइए क्या सेल साइकिल का टाइम किस पर निर्भर करता है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म या फिर सेल टू सेल, वेरी करता है कि फिक्स रहता है। अब आ जाओ एक सेल लेते हैं, एक सेल है दुनिया की मशहूर सेल यूनिसेलर फंजाई। यूनिसेलर फंजाई का नाम ईस्ट, खमीर, जिससे हम लोग ने क्या बनाया था, बियर या वाइन, और क्या बनाया था, ब्रेड। तो यही वही है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, इसको हमने लिया और इसका टाइम केवल 90 मिनट यानी 1.5 घंटे है। 90 मिनट को क्या बोल सकते हैं, 1.5 घंटे है। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे लगता है इसके लिए। बताओ हमारी ईस्ट की सेल कितनी देर में डिवाइड होती है, 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1.5 घंटे में। और सेल साइकिल को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, दो। पहला
दूसरा एम फेज का दूसरा नाम बोलो, माइटोटिक फेज। तो सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, ये देखो बताया था ना आपको शुरू में। ये कौन सा है, पीला वाला, और ये कलरफुल वाला क्या है, किसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होगा, किसमें सेल डिवाइड नहीं होती। तो उसमें सेल करेगी क्या, उसमें सेल तैयारी करेगी। भाई आप तैयारी कर रहे हो 1 साल, 1 साल हो गया आपको तैयारी करते हुए, लेकिन आप नीट वाले दिन यानी 5 मई को एग्जाम दोगे, और कितने घंटे, 3 घंटे 20 मिनट में, है ना। तो अब आपका बताओ, तैयारी का फेज ज्यादा है, लंबा है, कि नीट का एग्जाम का डेट ज्यादा लंबा। तैयारी के लिए आपको साल भर लग गए, और आपका जो नीट का एग्जाम है 3 घंटे 20 मिनट में हो जाएगा सिर्फ। बोलो सही है कि नहीं। तो एक्चुअल सेल डिवीजन में कम ही टाइम लगेगा, तैयारी करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो बताओ इंटरफेस बड़ा है कि एम फेज बड़ा है, इंटरफेस बड़ा है कि एम फेज बड़ा है, इंटरफेस बड़ा है ना। इंटरफेस में 95% से भी ज्यादा समय लग जाता है, आपकी तैयारी में 95% से भी ज्यादा टाइम लग गया, आपका नीट के एग्जाम में 5% से भी कम टाइम लगेगा। बोलो सही है कि नहीं। केवल 3 घंटा, और न जाने कितने घंटे आपने अभी पढ़ लिए, सही है कि नहीं। और नीट के एग्जाम में केवल 3 घंटे 20 मिनट मिलेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये फेज काफी लंबा है। कितना लंबा है, इसमें कितना समय लगेगा, इसमें कितना समय लगेगा, <5%। क्लियर। तो सेल साइकिल में कितने फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं। बताओ एक्चुअल सेल डिवीजन कहां होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस कहां होगी, एम फेज में। अभी बताया था ना, एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस कहां होगी, एम फेज में। अच्छा कह रहा है इंटरफेज का मतलब क्या होता है, दो एम फेज के बीच के गैप को इंटरफेज बोलेंगे। बोलो सही है कि नहीं। अरे जैसे हम आपको बोले इस साल नीट दिया आपने, ऊपर वाला ना चाहे लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट नीट कब दोगे, अगले साल। तो हम बोले कि 2 नीट के बीच के जो एग्जाम है, 2 नीट के बीच का जो गैप हुआ, उसी में आपका तैयारी का फेज है। बोलो क्या कह रहे हो, 2 नीट के बीच में ही तो आप तैयारी करोगे, तो इंटरफेस वही तो हुआ। तो बताओ 2 नीट का जो एग्जाम हुआ, एक नीट इस साल एक नीट अगले साल, उसी के बीच में जो पीरियड आएगा वही तैयारी का फेज है। क्या ये मेरी बात गलत है ना। तो वही बात है, 2 एम फेज के बीच का जो पीरियड है वही कहला रहा है इंटरफेस। क्या ये बात गलत है, सही है ना। वही लिखा है एनसीईआरटी में, क्या लिखा है, 2 एम फेज के बीच का जो इंटरवल है वही इंटरफेस कहलाता है, सही है। अच्छा कह रहा है इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट, बोल रहा है जो 24 घंटे का समय लग रहा था हमारी सेल को डिवाइड होने में एवरेज, बताओ हमारी सेल को डिवाइड होने में कितना समय लग रहा था 24 घंटे में, उसमें सेल को डिवाइड होने में एक्चुअली 1 ही घंटा लगा, और 95% से भी ज्यादा टाइम किसमें लग गया, इंटरफेस में। कह रहा है 24 घंटे में से 23 घंटे के करीब किसमें लग गया, और 1 घंटा जो लगा वो किसमें लगा, यानी कि 95% से भी ज्यादा समय किसमें लगा, और 5% से भी कम समय किसमें लगा, एम फेज में, राइट। अभी बताया था कि नहीं बताया था। अच्छा एक बात बताओ, एम फेज में भी 2 घटनाएं होती हैं, ये इधर देखो, ये हमारा सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है। तो पहले पता क्या होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस, और फिर क्या डिवाइड होता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है यहां से। अब बताओ कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो पहले क्या हुई, पहले कैरियोकाइनेसिस हुई, और फिर, तो बताओ एम फेज स्टार्ट्स विद, ये देखो लिखा हुआ है एम फेज स्टार्ट होता है कैरियोकाइनेसिस से, कहीं लिखा होगा, हाँ स्टार्ट्स विद कैरियोकाइनेसिस और एंड्स विद साइटोकाइनेसिस। कह रहा है न्यूक्लियस का डिवाइड होना कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, और साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना साइटोकाइनेसिस कहलाता है। पढ़, ठीक है ना, पढ़ चुके हैं आप। अब इंटरफेस का दूसरा नाम, मैंने अभी बोला था इंटरफेस का दूसरा नाम, इंटरफेस का दूसरा नाम होता है रेस्टिंग फेज। अच्छा रेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सेल डिवाइड, सेल क्या हो रही है, जिंदा नहीं है, सेल जिंदा है पर डिवाइड नहीं हो रही है, जिंदा है पर
डिवाइड नहीं हो रही है। देखो क्या कर रही है सेल इस फेज में, क्या कर रही है, किसके लिए प्रिपरेशन कर रही है, डिवाइड होने के लिए, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन कर रही है। और लगातार क्या हो रहा है, सेल का ग्रोथ और फिर डीएनए का रेप्लिकेशन, ऑर्डर्ड वे में कि अनऑर्डर्ड वे में, ऑर्डर्ड वे में कि अनऑर्डर्ड वे में। जैसे आपने जब तैयारी चालू की तो पहले आपने क्या किया, ऑर्डरली पढ़ा गया, ऐसे ही फालतू में पढ़ लिया सब, ऑर्डरली पढ़ा ना, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर धीरे धीरे हैवी कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद असर्जन रीजन, फिर स्टेटमेंट, फिर मैचिंग टाइप। अब आप एग्जाम दे दे करके, आपको टेस्ट दे दे करके आपको प्रैक्टिस में आ गया कि ये ऐसे एग्जाम आते हैं, स्टेटमेंट आता है, मैचिंग आता है, असर्जन रीजन आता है, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, थोड़े टफ आते हैं, सेक्शन ए आता है, सेक्शन बी आता है, सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन कंपलसरी है, सेक्शन बी में भी 35 क्वेश्चन कंपलसरी है, 15 में से 10 करने होते हैं, 15 में से सेक्शन बी में 10 करने होते हैं, बोलो यही होता है ना। तो ऐसे अब आपको आइडिया हो गया पूरा। जब आप आए थे तो क्या इतना आइडिया था आपको, नहीं। तो 3 फेज होते हैं इंटरफेस में, G1 यानी गैप 1, S यानी सिंथेसिस फेज, ठीक है ना, सिंथेसिस फेज, और G2 यानी गैप 2। अब जैसे देखो इसको गैप क्यों बोला, इधर देखिए फिगर को, ये देखो ये गैप 1 है, G1, G1 का नाम गैप 1। अच्छा गैप 1 क्यों बोला, ये M के बाद और S के पहले का फेज है। बताओ, M के बाद और S के पहले का फेज है, तो यानी ये दोनों के बीच का गैप है, M के बाद और S के पहले का गैप है। अच्छा इसी तरीके से ये गैप देखो, ये S के बाद और M के पहले का गैप है, तो इसको गैप 2 ना बोले, बोलो, ये गैप 1 और ये गैप 2, और जो बीच में है वो सिंथेसिस फेज। कह रहा G1 फेज में क्या होगा, G1 फेज में क्या होता है, तो G1 फेज में ये इंटरवल है, किसके बीच का इंटरवल है, माइटोसिस के बाद और डीएनए रेप्लिकेशन के पहले का। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है, एस फेज में। तो ये बोल रहा है ये गैप है माइटोसिस, माइटोसिस यानी एम फेज, एम फेज के बाद का और डीएनए रेप्लिकेशन के पहले का। अच्छा G1 फेज ऑफ सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। बताओ G1 फेज में सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव थी कि इनएक्टिव, एक्टिव है कि इनएक्टिव। तो G1 फेज में सेल, G1 फेज में कोशिकाएं मेटाबॉलिकली एक्टिव है, मतलब मर गई हैं कि जिंदा है, जिंदा है ना, केवल डिवाइड नहीं कर रही है, डिवाइड नहीं कर रही है, और लगातार क्या कर रही हैं, ग्रो, लेकिन रेप्लिकेशन नहीं कर रही है डीएनए का। बताओ डीएनए का रेप्लिकेशन G1 में होता है, कहां होता है, हाँ तो वही बोल रहा है G1 में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन सेल रेप्लिकेट नहीं कर रही है। G1 में ग्रोथ तो हो रही है लेकिन सेल रेप्लिकेट नहीं कर रही है। सेल रेप्लिकेट किस फेज में करती है, एस फेज में। अब आ जाओ एस फेज में, देखो लिखा है एस फेज यानी सिंथेसिस फेज। इसमें क्या मार्किंग मिलेगी, इसमें आपको वो पीरियड मिलेगा जिसमें डीएनए क्या करेगा, रेप्लिकेट कर जाएगा, डीएनए रेप्लिकेट कर जाएगा। यानी अगर हम डीएनए के अमाउंट को पर सेल देखें तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डबल हो जाना, इसीलिए इसको डीएनए डुप्लीकेशन भी कहते हैं। कह रहा है अगर हमने शुरुआती दौर के डीएनए को 2C मान लिया तो अब के डीएनए को क्या मानेंगे, 4CU मान लेंगे। लेकिन कह रहा है परंतु, परंतु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाउ एवर। तो हाउ एवर, परंतु हाउ एवर क्या होता है, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज, नो इंक्रीज इन क्रोमोसोमल नंबर। कह रहा अगर क्रोमोसोम एस फेज के पहले 2n था तो एस फेज के बाद भी कितना रहेगा, आफ्टर एस फेज भी कितना रहेगा, 2n। किसमें बदलाव नहीं आएगा, क्रोमोसोम के नंबर में। किसमें बदलाव आएगा, डीएनए के अमाउंट में। बताओ अगर डीएनए 2C था तो कितने C हो जाएगा। अच्छा और अगर क्रोमोसोम 2n था तो कितने n हो जाएगा। अच्छा ये दो दो क्यों लिख रहे हैं, कोई जरूरी दो लिखे, n नहीं लिख सकते थे, क्यों,
क्योंकि हम लोग के सेल डिप्लाइड है। अच्छा डिप्लाइड क्यों है? क्योंकि एक मम्मी का क्रोमोसोम का सेट है और एक पापा का, तो डिप्लाइड हुए कि नहीं हुए? अच्छा इसी तरह एक मम्मी का सी है, डीएनए का अमाउंट मम्मी का और डीएनए का अमाउंट पापा का, तो एक सी मम्मी का एक सी पापा का। अरे ये दो सी कहां से आए? एक सी मम्मी का डीएनए शो कर रहा है और एक सी पापा का। ऐसे बताओ, एक एन मम्मी के क्रोमोसोम को दर्शा रहा है और एक एन पापा के क्रोमोसोम को दर्शा रहा है, तो हम लोग क्या हुए? 2n/2c, 2n/2c। लेकिन अगर एस फेज हो जाएगा तो क्रोमोसोम की संख्या तो बराबर रहेगी लेकिन डीएनए डबल हो जाएगा, तो 2n/4c, 2n/4c हो जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब हमारी कोशिकाओं में हम लोग कौन है? एनिमल। एनिमल की कोशिकाओं में, एनिमल की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल। वो भी डुप्लीकेट हो जाता है, लेकिन वो कहां डुप्लीकेट होता है? न्यूक्लियस में कि साइटोप्लाज्म में? साइटोप्लाज्म में। क्लियर? ये भी डुप्लीकेट होता है और ये डुप्लीकेट वहीं होता है, एस फेज में ही होता है। किस फेज में होता है? एस फेज में हो जाता है। क्लियर? बताओ सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस फेज में होता है? एस फेज में। क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन इसमें लिखा नहीं है। और किस जगह पे होता है? हाँ, G2 फेज में एक प्रोटीन थी वो बन जाती है, उस प्रोटीन का नाम पूछा जाएगा तो आप आंसर दोगे ट्यूबलिन, जो कि आगे चल के क्या बनाती है? स्पिंडल फाइबर। कौन सा फाइबर? स्पिंडल फाइबर। बताओ प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन बनेगी G2 फेज में? G2 फेज में कौन सी प्रोटीन बनती है? हाँ ट्यूबलिन। क्या बनाती है आगे चल के? स्पिंडल फाइबर। और सेल की ग्रोथ लगातार होती रह रही है, सेल की ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, सेल की ग्रोथ लगातार होती रहती है। बताइए इंटरफेज में सेल की ग्रोथ होती रहती है कि नहीं होती है? इंटरफेज में सेल की ग्रोथ होती रहती है कि नहीं होती है? होती रहती। लिखा है ना साफ साफ? क्लियर है? तो इंटरफेज में कुल कितने फेज होते हैं? 3। पहला गैप 1, दूसरा एस, तीसरा गैप 2। किस फेज में ट्यूबलिन प्रोटीन बनती है? G2। किस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है? एस। किस फेज में सेल की ग्रोथ होती है? सब में होती है, सब में होती है ना? अब सुनो, कुछ हमारी सेल हैं जो एडल्ट एनिमल में आने पर, कुछ हमारी सेल हैं जो एडल्ट एनिमल में आने पर क्या हो जाती हैं? सेल डिवीजन स्टॉप कर देती हैं, सेल डिवीजन उनमें नहीं होता। बताइए जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं तो हमारा सेल डिवीजन रुक जाता है। जैसे हमारे हार्ट की सेल, हमारी नर्व की सेल, तो एनसीईआरटी में केवल क्या दिया है? जबकि नर्व की सेल के साथ भी ऐसा होता है। या कुछ ऐसी भी सेल होती हैं जो कभी कभार डिवाइड होंगी, जब कब? जब आवश्यकता हो। अच्छा आवश्यकता कब होगी? जब हमारी सेल क्या हो चुकी हो? लॉस्ट। किसके कारण? इंजरी। या फिर किसके कारण? सेल की डेथ हो गई हो। बताइए कुछ कोशिकाएं, जैसे यहाँ पे कट लग जाए, जैसे यहाँ कट लग जाए, तो बताओ घाव भरेगा कि नहीं भरेगा? घाव क्यों भरेगा? सेल डिवीजन के। या यहाँ की सेल मर जाए तो दोबारा नई सेल कौन बनाएगा? सेल, पुरानी सेल बनाएंगी, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं कभी कभार डिवाइड होती हैं। कब डिवाइड होती हैं? जब इंजरी हो जाए या फिर जब सेल डेथ हो जाए। क्लियर? तो अच्छा कोशिका डिवाइड क्यों नहीं हो रही थी? जैसे एडल्ट एडल्ट एनिमल में कोशिका डिवाइड क्यों नहीं हो रही थी? इसका कारण है कि कोशिकाएं डिवाइड इसलिए नहीं होती थी क्योंकि वो निकल जाती थी। कहां से निकल जाती थी? जीवन फेज से निकल जाती थी। इस संडे वाले टेस्ट में दिया था, जीवन फेज से निकल जाती हैं और चली जाती हैं एक इनएक्टिव अवस्था में। उस इनएक्टिव अवस्था का नाम क्या है? क्विसेंट स्टेज या जीनॉट स्टेज। क्विसेंट स्टेज का दूसरा नाम जीनॉट स्टेज में चली जाती है। बताइए कोशिका कहां से निकल जाती है? जीवन से। और कहां पहुंच जाती है? जीनॉट में। देखो सेल साइकिल से एग्जिट नहीं करती। कहां से एग्जिट कर रही है? देखो क्या लिखा है, कहां से एग्जिट कर रही है? कहां पर चली जा रही है? जीनॉट में ऑफ द सेल साइकिल, यानी सेल साइकिल से एग्जिट नहीं करेगी। फिर क्या बोला गया है? सेल इन दिस स्टेज रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव की इनएक्टिव? सेल जब जी नॉट में रहेगी तो एक्टिव रहेगी कि इनएक्टिव?
कोई भी सेल अगर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गई मतलब मर गई, मर गई तो फिर बताओ काम नहीं चलेगा, है ना। इसलिए सेल कैसी रहेगी, एक्टिव, लेकिन क्या डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन डिवाइड नहीं करेगी, लेकिन डिवाइड नहीं करेगी। बताओ सेल किस फेज में डिवाइड नहीं करती लेकिन जिंदा रहती है, सेल किस फेज में डिवाइड नहीं करती लेकिन जिंदा रहती है, जी नॉट। और इसीलिए इसीलिए ये डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पर, किस पर डिपेंड करेगा, रिक्वायरमेंट पर। एनिमल कोशिकाओं में, एनिमल की कोशिकाओं में माइटोटिक सेल डिवीजन केवल और केवल कहां देखा जा सकता है, डिप्लॉइड सेल में। हमारी कोशिकाओं में डिप्लॉइड सेल में होता है, कुछ अपवाद हैं लेकिन फिर भी हमारी कोशिकाओं में कहां होता है, डिप्लॉइड सेल में। हमारी कोशिकाओं में कहां होता है, डिप्लॉइड सेल में होता है। जबकि जबकि कुछ अपवाद हैं जहां पे कहां होगा, हैप्लॉइड सेल में। अपवाद है सोशल इंसेक्ट, क्या अपवाद है हमारे अंदर, सोशल इंसेक्ट। बताओ एनिमल की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन यानी माइटोसिस कहां होती है, डिप्लॉइड में कि हैप्लॉइड में। अपवाद सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट, सोशल इंसेक्ट में हनी बी, आंट, टर्माइट ये सब आते हैं। हनी बी जो अपनी सोसाइटी बना के रहते हैं उनको सोशल इंसेक्ट कहते हैं। देखो लिखा भी है मेल हनी बी एक्सेट्रा। इसका उल्टा अगेंस्ट दिस मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा प्लांट्स में, प्लांट में कहां होता है, हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड। कह रहा है चैप्टर 3 में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब आपने पढ़ा था तो आपने पढ़ा होगा कि गैमेटोफाइट्स और स्पोरोफाइट तो दोनों में होता है। गैमेटोफाइट में होता है कि स्पोरोफाइट में होता है कि दोनों में होता है, तो दोनों में होता है। गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट की दोनों में होता है, तो दोनों में होता है। समझ में आई बात, क्लियर। अब आ गए हम लोग इंटरफेस के बाद। अरे इंटरफेस के बाद की फेज का नाम, इंटरफेस के बाद की फेज का नाम एम फेज। ये सबसे ड्रामेटिक फेज होती है। ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछा गया है। ड्रामेटिक का मतलब सबसे ज्यादा बदलाव इसी फेज में आता है। बताइए किस फेज में सबसे ज्यादा ड्रामा होता है, ड्रामा का मतलब समझ रहे हो ना, चेंज, बहुत तेजी से होने वाला बदलाव, ठीक है। और यहीं पर सबसे ज्यादा आपको सेल के कंपोनेंट्स में बदलाव दिखाई पड़ेंगे, यानी मेजर रीऑर्गेनाइजेशन इन सेल कंपोनेंट। बताओ किस सेल, किस फेज में मेजर रीऑर्गेनाइजेशन दिखाई पड़ेगा आपको, किस सेल में आपको मेजर रीऑर्गेनाइजेशन दिखाई पड़ेगा, बताइए, एम फेज में। अच्छा क्रोमोसोम जो है पेरेंट सेल का और डॉटर सेल का कैसा रहेगा, सेम, सेम रहता है ना। क्यों, ऐसे इमेजिनेट करो ये सेल थी 2n/2c, तो कितनी डीसी बनेगी, तो इनमें भी क्या रहेगा 2n/2c। बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए का अमाउंट दोनों कैसा रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। इसीलिए इस डिवीजन को हम क्या नाम दे सकते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। अरे इक्वल इक्वल है कि नहीं है, अगर कोई चीज इक्वल हो तो क्या बुलाएंगे, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन कह रहा है पढ़ाई की दृष्टि से यानी कन्वीनियंस की दृष्टि से माइटोसिस में दो भाग होते हैं, पहले ही बता चुका हूं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस को पढ़ाई की दृष्टि से कितने फेज में डिवाइड किया जा सकता है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। 4 भागों का फार्मूला है पीमैट। क्या फार्मूला है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बताओ क्या फार्मूला है, कैरियोकाइनेसिस में कितने फेज होते हैं, फार्मूला क्या बना, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, राइट। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा प्रोफेज पहला फेज है कि नहीं है, किसका पहला फेज है, कैरियोकाइनेसिस ऑफ एम फेज। एम फेज मतलब, अरे एम फेज मतलब
माइटोसिस, माइटोसिस। अच्छा ये प्रोफेज कब स्टार्ट हुआ? एस और G2 के बाद। नहीं, एमफेज कब स्टार्ट हुआ? एस और G2 के बाद स्टार्ट हुआ। तो एस और G2 के बाद स्टार्ट हुआ है, तो नया डीएनए का जो मॉलिक्यूल है वो बन चुका है कि नहीं बन चुका है? लेकिन वो क्लियर नहीं है, वो स्पष्ट नहीं है। क्यों स्पष्ट नहीं है? क्योंकि वो आपस में क्या है? बंधा हुआ है, आपस में उलझा हुआ है। बताओ, एक डीएनए से कितने डीएनए बन चुके हैं, लेकिन वो आपको क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं इस फेज में। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि आपस में बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं। इंटरबाइंडेड मतलब, अरे इंटरबाइंडेड मतलब आपस में बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं आपस में। तो इसको आपस में से अलग करना पड़ेगा। अब आपस में से अलग कैसे होगा? उसको अलग करने के लिए हमें कराना पड़ेगा क्या? एक प्रोसेस, क्या? कंडेंसेशन। क्या कराना पड़ेगा? कंडेंसेशन। जब कंडेंसेशन कराएंगे तो क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये अनटेंगल्ड का मतलब होता है उलझन को सुलझाना। जो उलझी हुई चीज है वो सुलझ जाएगी। यानी ऐसे लिपटी हुई थी, इंटरबाइंडेड थी, अब वो सुलझ जाएगी। अब वो उलझी हुई चीज क्या हो जाएगी? सुलझ जाएगी। और किस प्रोसेस से सुलझी? क्रोमोसोमल कंडेंसेशन से सुलझ जाएगी। क्लियर? अब क्या बोला गया है? सेंट्रोमियर। याद करो, सेंट्रोमियर किस फेज में डिवाइड हुआ था? एस में। सेंट्रोमियर किस फेज में डिवाइड हुआ था? एनिमल सेल में कि प्लांट सेल में? एनिमल सेल में। तो वो किस फेज में डिवाइड हुआ था? एस फेज में। वो अब अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा। देखो, ये अपोजिट पोल मतलब सेल के इस पोल पे और ऊपर के पोल पे और नीचे के पोल पे। देखो लिखा है टुवर्ड्स अपोजिट पोल, वो जाना चालू कर देंगे। बताओ, सेंट्रियोल जो किस फेज में डिवाइड हुआ था? सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम, बोलो एक ही बात है। जिस बॉडी में रहता है सेंट्रियोल, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। तो सेंट्रियोल जो डिवाइड हुआ था किस फेज में डिवाइड हुआ था? अब वो कहां जाने लगते हैं? अपोजिट पोल की तरफ जाने लगते हैं। जाने लगते हैं, अभी पहुंचे नहीं है, जाने लगते हैं। जैसे आप कोचिंग से निकले, तो आप कोचिंग से निकलने लगे, लेकिन कुछ देर बाद, 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद आप अपने हॉस्टल या घर पहुंच गए। फर्क है दोनों बातों में? दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? निकल गए और पहुंच गए, फर्क है? बोलो, फर्क है कि नहीं है? तो बताओ, सेंट्रियोल किस फेज में डिवाइड होता है? अच्छा है, डिवाइड होगा तो किस तरफ जाने लगेगा? अपोजिट पोल की तरफ जाने लगेगा, लेकिन पहुंचा नहीं है। पहुंचा नहीं है, राइट? अब जरा देखो, प्रोफेज की प्रोफेज की कुछ घटनाएं। नंबर 1, क्या हो गया था? कंडेंसेशन यानी कॉम्पैक्ट। कंडेंसेशन यानी कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट हो गया। क्या कॉम्पैक्ट हो गया? क्रोमैटिन मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल कॉम्पैक्ट हो गया। तो क्या दिखाई पड़ने लगेंगे? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आपको दिखने लगे, क्रोमोसोम दिखने लगे। और क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स दिखेंगे? 2 क्रोमैटिड। ऐसा दिखता है ना? देखो, हर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं? और दोनों किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर। देखो लिखा हुआ है ना, हर एक क्रोमोसोम आपको दिखने लगेंगे और आपको दिखाई पड़ेंगे हर एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड्स। ये देखो, आधा इधर आधा इधर। क्रोमोसोम का आधा हिस्सा ये एक क्रोमैटिड, क्रोमोसोम का दूसरा हिस्सा दूसरा क्रोमैटिड। दोनों आपस में किससे जुड़े हुए हैं? सेंट्रोमियर का दूसरा नाम अभी सेल में पढ़ाया था, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी घटना, क्रोमोसोम्स नहीं, सेंट्रोसोम्स डिवाइड हो चुके थे। किस फेज में डिवाइड हुए थे? इंटरफेज के किस फेज में? एस फेज में। अब वो अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं। पहले पहुंच रहे थे, अब पहुंच चुके हैं। फर्क है? आ गया कि नहीं आ गया? और कह रहा है जब अपोजिट पोल पे पहुंच जाएंगे कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये इस पोल पे, ये इस पोल पे। अब ये अपना एस्टर रेज निकाल देगा, ये अपना एस्टर रेज निकाल देगा। एस्टर रेज कुछ और नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल का उभार होता है। देखो लिखा है, हर एक सेंट्रोसोम
क्या निकाल देगा? माइक्रोट्यूब्यूल। उसी को क्या बुलाएंगे? अब देखो इधर का एस्टर रेस और इधर का एस्टर रेस और यही एस्टर रेस आगे जुड़ जाएंगी तो स्पिंडल फाइबर बन जाता है, और बीच का स्पिंडल फाइबर, दोनों एस्टर रेस प्लस बीच का स्पिंडल फाइबर मिला लो तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? माइटोटिक एपरेटस। बताओ, देखो लिखा है दोनों तरफ की एस्टर रेस टुगेदर विद कौन सा फाइबर? स्पिंडल फाइबर। क्या बना लेगा? एपरेटस। ये प्रोफेस खत्म। और एक, हाँ एक चीज और है, एक तीसरी घटना। अगर अब आप सेल को देखोगे किससे? माइक्रोस्कोप से, तो आपको सेल के अंदर चार चीजें नहीं दिखाई पड़ेंगी। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर और गोल्गी बॉडी। चार चीजें डिसअपियर हो जाएंगी। बताओ प्रोफेज के लास्ट में कौन सी चार चीजें विलुप्त हो जाती हैं? प्रोफेज के लास्ट में कौन सी चार चीजें गायब हो जाती हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ईआर, गोल्गी बॉडी। बोलो सही है? तो ये चार चीजें गायब हो गई। कौन कौन सी चार चीजें विलुप्त हो जाती हैं? गोल्गी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। ये प्रोफेज खत्म हो गया। अब आए हम लोग कहां पे? मेटाफेज। कह रहा पता कैसे चलेगा कि मेटाफेज प्रारंभ हो गया है? इन्होंने कहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरी तरह से विलुप्त हो जाना। किसका? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का पूरी तरह से विलुप्त हो जाना किस बात की का संकेत है? तो ये इस बात का संकेत है कि मेटाफेज प्रारंभ हो गया है। देखो क्या लिखा है, द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप मार्क, मतलब संकेत। किसका संकेत है कि प्रारंभ हो गया? कौन सा फेज? सेकंड फेज। सेकंड फेज का नाम मेटाफेज। सेकंड फेज का नाम मेटाफेज। मेटाफेज प्रारंभ हो गया है। अच्छा एक बार बताओ, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई है तो आप बताओ क्रोमोसोम न्यूक्लियस से बाहर आ चुके होंगे ना? कहां आ चुके होंगे? साइटोप्लाज्म में। तो कह रहा है क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। क्रोमोसोम बिखर गए होंगे। कहां बिखर गए होंगे? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में बिखर गए होंगे। इस अवस्था में कंडेंसेशन कंप्लीट हो चुका कि प्रारंभ हो रहा है? कंप्लीट हो चुका है ना? क्यों? प्रोफेज में ही तो हो रहा था, तो कंप्लीट हो चुका है। एंड दे आर क्लियरली सीन, इसलिए क्रोमोसोम को आप क्लियरली देख सकते हो। किससे? अच्छा अगर क्रोमोसोम को देखोगे तो उसकी एनाटॉमी पता चलेगी कि मार्फोलॉजी? मार्फोलॉजी पता चलेगी ना? तो देखो लिखा है दिस इज द बेस्ट फेज फॉर द मार्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोमल स्टडी। दिस इज द बेस्ट फेज किसके लिए? स्टडी के लिए। किसकी स्टडी के लिए? मार्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम के लिए। और आपको क्या दिखाई पड़ेगा? जैसे अभी दिखाया, इस अवस्था में जो क्रोमोसोम होंगे, मेटाफेज की अवस्था में जो क्रोमोसोम होंगे उसमें क्या दिखाई पड़ेंगे? कितने सिस्टर क्रोमैटिड्स? सिस्टर क्यों बोला? दोनों एक ही से जुड़े कि अलग अलग? एक ही से जुड़े थे कि अलग अलग? और किससे जुड़े थे? सेंट्रोमियर का दूसरा नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और देखो अभी हमने फिगर बनाया था, ऐसा बनाया था, बोलो, और ऐसे बनाया था। ये क्रोमैटिड, ये दूसरा, कैसे आपस में जुड़े थे? सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक डिस्क पाई जाती है। सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक डिस्क पाई जाती है। इस डिस्क का नाम होता है क्या? काइनेटोकोर। और यहीं से क्या जुड़ता है? यहीं से जुड़ता है स्पिंडल फाइबर। और इसका निर्माण भी कौन करता है? स्पिंडल फाइबर। देखो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर at the surface of centromere are called kinetochore. What is this green structure? ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है? काइनेटोकोर का निर्माण कैसे होता है? और ये वही स्थान है जहां से क्या अटैचमेंट होगा? कह रहा है इस जगह से स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं और ये वही जगह है जहां से क्या अटैच होते हैं? जहां से ये इसका निर्माण भी स्पिंडल फाइबर से होता है और यहीं से स्पिंडल फाइबर जुड़ते भी हैं। बताइए स्पिंडल फाइबर किस स्थान से जुड़ते हैं? काइनेटोकोर। और वो काइनेटोकोर का निर्माण भी किससे होता है? किससे होता है? ठीक है। अच्छा
मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम coming lie at equator with one chromatid on each chromosome connected by the kinetochore to the spindle fiber। कहना क्या चाह रहा है? कहना ये चाह रहा है, देखो इधर देखो, ये सेल है, माना मेरी सेल में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन हम 46 तो बना नहीं सकते, तो हम कुछ बना देते हैं, 2 बना देते हैं। तो कह रहा है कि कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम अटैच हो जाएंगे कि एक काइनेटोकोर ऊपर की तरफ वाले पोल से और दूसरा काइनेटोकोर नीचे वाले पोल से अटैच हो जाएगा। बोलो सही है? देखो लिखा है ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड टू द काइनेटोकोर ऑफ द अपोजिट पोल। देखो अब हमने ऐसे कर दिया ना क्रोमैटिड को। क्रोमैटिड अभी तक हम कैसे दिखा रहे थे? ऐसे दिखा रहे थे, देखो खड़ा खड़ा, अब लेटा हुआ दिखा रहे हैं। अगर हम इसको लिटा दें तो आधे क्रोमैटिड ऊपर, आधे नीचे, और आधे ऊपर पोल से क्रोमैटिड जुड़ जाएंगे और आधे नीचे के पोल से जुड़ जाएंगे। बोलो सही कि नहीं? आधे ऊपर के पोल से और आधे नीचे के पोल से। और सारे के सारे क्रोमैटिन कहां आ चुके हैं? पोल पे कि इक्वेटर पे? पोल पे कि इक्वेटर पे? तो इक्वेटर पे आ चुके हैं, राइट। और बोल रहे हैं यहां पर जो प्लेट बन गई इक्वेटर पे, उसका नाम मेटाफेजिक प्लेट ना दिया हो तो इसका नाम कर दीजिएगा कौन सी प्लेट? कौन सी प्लेट? मेटाफेजिक प्लेट का दूसरा नाम, मेटाफेजिक प्लेट का दूसरा नाम इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट का दूसरा नाम इक्वेटोरियल प्लेट। अच्छा, मेटाफेज की मुख्य घटनाएं, मेटाफेज की मुख्य घटनाएं क्या है? मेटाफेज की मुख्य घटनाएं ये हैं कि स्पिंडल फाइबर जुड़ चुका है किसके साथ? स्पिंडल फाइबर जुड़ चुका है किसके साथ? काइनेटोकोर के साथ। और क्रोमोसोम अपने आप को कहां पे ले आए हैं? इक्वेटर पे, इक्वेटर पे ले आए हैं। और स्पिंडल फाइबर दोनों पोल से जुड़ चुका है। बोलो क्लियर है? यही तो मुख्य घटनाएं थी। अब मेटाफेज के बाद एनाफेज। अब देखो एनाफेज में क्या होगा, इधर देखो, हाँ एनाफेज में क्या होगा? ऊपर वाले पोल के स्पिंडल फाइबर इसको ऊपर खींच लेंगे क्रोमैटिड को, और नीचे वाले नीचे खींच लेंगे। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर बीच से टूट जाएगा। बताइए कौन सी चीज टूट जाएगी? सेंट्रोमियर टूटने से आधे क्रोमैटिड ऊपर और आधे नीचे। देखो आधे ऊपर चले गए, आधे नीचे चले गए। जैसे हमने 2 क्रोमोसोम लिए थे तो 2 क्रोमैटिड ऊपर, 2 क्रोमैटिड नीचे, और क्रोमैटिड अलग होने के बाद क्रोमोसोम कहलाने लगते हैं। क्या कहलाने लगते हैं? क्रोमोसोम। देखो लिखा है एनाफेज। एनाफेज में क्या लिखा है कि हर एक क्रोमोसोम जो कहां बैठा हुआ था? मेटाफेजिक प्लेट पर। हर एक क्रोमोसोम कहां बैठा था? मेटाफेजिक प्लेट पर, मेटाफेजिक प्लेट पर। अब वो क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। कहां से स्प्लिट होगा? सेंट्रोमियर से। सेंट्रोमियर से जब स्प्लिट होगा तो क्या हो जाएगा? दोनों डॉटर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, दोनों डॉटर क्रोमैटिड अलग हो जाएंगे, और क्रोमैटिड को ही क्या बुलाएंगे? क्रोमैटिड को ही क्या बुलाएंगे? और क्रोमोसोम ही कहां पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा डॉटर सेल की न्यूक्लियाई में। अरे डॉटर सेल बनने वाली है ना, तो उसके न्यूक्लियस में यही पहुंचेंगे। बताओ क्या टूटा जिसकी वजह से क्या अलग हुए? सिस्टर क्रोमैटिड। सिस्टर क्रोमैटिड अलग हुए तो कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? डॉटर सेल की न्यूक्लियाई में। बोलो क्लियर? कहां पहुंच गए? डॉटर सेल की न्यूक्लियाई में पहुंच गए, राइट। अब क्या बोला गया? हर एक क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। अब बताओ, अभी देख रहे थे ना फिगर, इधर से दूर जा चुका है कि इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ है? क्रोमैटिड दूर जा चुके हैं ना, इक्वेटर से दूर लेकिन पोल के करीब।
इक्वेटर से दूर और पोल के करीब। इधर देखो फिगर को फिर से, ये देखो कहां, इक्वेटर से तो दूर जा रहे हैं ना, अरे ये ऊपर, ये नीचे के पोल पे। तो बताओ ये ऊपर के पोल पे जा रहा है और ये नीचे के, और ये एस्टर रेस, ये इधर के एस्टर रेस, और ये रहे स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर सिकुड़ेगा जिससे ये इधर खींच लिए जाएंगे, ये इधर खींच लिए जाएंगे। अब दोनों अपोजिट पोल की तरफ जाने लगे हैं, इक्वेटर से दूर की इक्वेटर के करीब, इक्वेटर से दूर की इक्वेटर के करीब। अच्छा आप देखो जब ये जा रहे हैं तो इनका सेंट्रोमियर किसकी तरफ है और आर्म किसकी तरफ है, यही लिखा है एनसीईआरटी में, देखो चेक करो। कह रहा है इक्वेटोरियल प्लेट से दूर जा रहे हैं, अवे मतलब और टुवर्ड्स मतलब पास, ठीक है। अब क्या बोला गया है, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स, सेंट्रोमियर किस तरफ था, पोल, और इसका मतलब आर्म किस तरफ थे, आर्म ऑफ क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड इट, मतलब सेंट्रोमियर पोल की तरफ था और आर्म किस तरफ था, इसके पीछे, पीछे यानी किसकी तरफ, इधर पोल तो इधर इक्वेटर। बोलो क्लियर। और कह रहा है एनाफेज का सबसे बड़ा कैरेक्टर क्या है, एनाफेज का सबसे बड़ा कैरेक्टर है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। बोलो सेंट्रोमियर टूटा कि था कि नहीं टूटा था, और क्रोमेटिड कहां चले गए थे, क्रोमेटिड कहां चले गए थे, अपोजिट पोल की तरफ। बताओ सेंट्रोमियर के दो लक्षण बताइए, वो सॉरी एनाफेज के दो कैरेक्टर बताइए, एनाफेज के दो कैरेक्टर, एक सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होने से क्या टूटेगा, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से क्या टूटा, पढ़ो पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग से क्या टूटा, क्रोमेटिड, और दूसरा क्या हुआ, अपोजिट पोल की तरफ चला गया, राइट, क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ चले गए। अब कौन सा फेज प्रारंभ हो गया, टीलोफेज, टीलोफेज सबसे अंतिम फेज है, तो क्या लिखा हुआ है, फाइनल स्टेज। बताइए जब अंतिम मैच होता है तो क्या बोलते हैं, फाइनल मैच, है ना। वैसे ही ये अंतिम अवस्था है, किसकी अंतिम अवस्था है, कैरियोकाइनेसिस की। बताइए कैरियोकाइनेसिस की अंतिम अवस्था का नाम, कैरियोकाइनेसिस की अंतिम अवस्था का नाम टीलोफेज। अच्छा टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो पहुंच चुके हैं कहां पे, किसमें पहुंच रहे थे, एनाफेज किसमें पहुंच चुके हैं, फर्क आ गया कि नहीं आ गया, किसमें क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल पे पहुंच रहे थे, किसमें क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, टीलोफेज। फर्क है कि नहीं है, फर्क है कि नहीं है। और क्रोमोसोम कंडेंस का उल्टा डीकंडेंस, और जब भी कंडेंसेशन होता था तो क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते थे, अब क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी लूज हो जाएगी, क्रोमोसोम गायब हो जाएंगे। क्यों, कंडेंसेशन का उल्टा, कंडेंसेशन का उल्टा डीकंडेंसेशन। अब कह रहा है हर एक क्रोमोसोम अब नहीं दिखेगा आपको, विलुप्त हो गया ना, गायब हो गया ना, अब आपको नहीं दिखेगा, बल्कि क्या दिखाई पड़ेगा, क्रोमेटिन मटेरियल, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल का दूसरा नाम क्रोमेटिन, क्रोमेटिड नहीं, क्रोमेटिन, क्रोमोसोमल मटेरियल या क्रोमेटिन मटेरियल का दूसरा नाम क्रोमेटिन, क्रोमेटिन। अब ये दोनों अपोजिट पोल पे पहुंच चुके हैं, और इस अवस्था में क्या की इवेंट दिखाई पड़ेंगे, इस अवस्था में क्या क्या की इवेंट दिखाई पड़ेंगे। पहला की इवेंट, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गया है, अपोजिट पोल पे पहुंच गया है, यानी जहां स्पिंडल फाइबर जुड़े थे वहां पहुंच गया है, और उसकी आइडेंटिटी गायब हो गई है, क्रोमोसोम की आइडेंटिटी लॉस हो गई है ना। और दूसरा, जो जो चीजें विलुप्त हो गई थी वो गायब हो जाए, वापस आ जाएंगी। देखो न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गया, न्यूक्लियर एनवेलप
वापस आ गया किसके चारों तरफ, क्रोमैटिन क्लस्टर के चारों तरफ। अच्छा फिर और तीन चीजें और थी, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, ईआर, ये सब भी दोबारा बन गए, रीफॉर्म हो गए। ये सब भी क्या हो गए, रीफॉर्म, ये सब भी रीफॉर्म हो गए। कंफर्म। अब क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। अच्छा साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। कह रहा है एनसीईआरटी कह रही है कि जब भी कभी कैरियोकाइनेसिस होती है तो इतने मात्र से ये मत समझिए कि माइटोसिस कंप्लीट हो गई है, अभी और एक घटना बाकी है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। क्या कह रहा है, माइटोसिस इज नॉट ओनली सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। कह रहा है केवल क्रोमोसोम अलग हो गए, डॉटर सेल में पहुंच गए, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गई, तो आपका माइटोसिस खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी सेल को डिवाइड करना है। क्या डिवाइड करना है, दोनों डॉटर सेल को अलग करना है। किसको अलग करना है, साइटोप्लाज्म को, और इस प्रक्रिया का नाम साइटोकाइनेसिस। और कह रहा है तब जाके सेल डिवीजन कंप्लीट होगा, तब जाके सेल डिवीजन कंप्लीट होगा। एनिमल कोशिका में, एनिमल कोशिका में ये होता है, देखो ये एनिमल की कोशिका है, ये दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं, और इसमें सेल वॉल होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली है कि रिजिड, तो ये अंदर धंसने लगती है और फिर डीप होने लगती है, और डीप हो गई, और डीप हो गई, एक दिन कहां पे जाके जुड़ जाएगी, सेंटर में। सेंटर में डिवाइड जुड़ गई तो बताओ दोनों तरफ का साइटोप्लाज्म अलग हो गया, हो गई साइटोकाइनेसिस खत्म। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में खत्म। तो देखो क्या लिखा है, एनिमल सेल में एक फोरोस बनता है, फोरोस यानी दरार, एक फोरो बनता है। क्या बनता है, फोरो। अच्छा कहां बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। फिर ये फोरो धीरे धीरे गहरा होता चला जाता है और अल्टीमेटली कहां जाके जुड़ जाता है, सेंटर में। इससे डिवाइड हो जाता है क्या, सेल का साइटोप्लाज्म कितने भागों में, बस हो गया खत्म। प्लांट का सेल वॉल में क्या होता है, इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल होती है। प्लांट में सेल वॉल होती है जो कि रिजिड होती है, इनएक्सटेंसिबल मतलब सख्त, जिसको दबाया नहीं जा सकता, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जिसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अब यहां साइटोकाइनेसिस डिफरेंट विधि से होगा कि सेम विधि, डिफरेंट मैकेनिज्म की सेम मैकेनिज्म। तो प्लांट सेल में जो वॉल है, कौन सी वॉल, सेल वॉल, वो कैसे बनेगी, वो ऐसे बनेगी। माना कि ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है प्लांट की। अब इसमें ये दोनों तरफ का न्यूक्लियस है, अब इसमें ऐसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, सेंटर से पेरीफेरी, सेंटर से पेरीफेरी बढ़ते 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 लेटरल वॉल से जुड़ जाएगा। बस इसका साइटोप्लाज्म, इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। तो देखो क्या लिखा है, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर। कहां से स्टार्ट होगा, सेंटर से, और वो ग्रो करेगा किधर, आउटवर्ड। अरे ये आउटवर्ड है कि इनवर्ड, आउटवर्ड। और किस वॉल से जुड़ा था, मैंने एक शब्द बोला था, ये इसको किनारे को लेटरल बोलते हैं, लेटरल वॉल से जुड़ गया। और जब लेटरल वॉल से जुड़ गया तो नई सेल वॉल बन गई, नई सेल वॉल बन गई। नई सेल वॉल बनती है जिस प्लेट से, उसे बोलते हैं सेल प्लेट। ये जो प्लेट बन रही थी इधर से उधर, उसको क्या नाम दे दिया, सेल प्लेट। और सेल प्लेट कुछ और नहीं है, सेल प्लेट फ्यूचर का क्या है, मिडिल लैमेला। याद है कैल्शियम पैक्टेट किसका बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, और इसी से दोनों तरफ का साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया। कह रहा है कि जब भी कभी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तो जितने भी सेल ऑर्गेनेली हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, वो भी दोनों कोशिकाओं में आधा आधा विभाजित हो जाता है। मानो एक सेल के अंदर 4 माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो 2 एक डॉटर सेल में जाएगा और 2 एक डॉटर सेल में जाएगा। मान लो 4 प्लास्टिड है तो 2 एक में और 2 एक में चला जाएगा, तो ऐसा होगा। अच्छा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनमें ये देखो साइटोकाइनेसिस तो होती जा रही है पर कैरियोकाइनेसिस नहीं हो रही है। अब बताओ उसमें क्या होगा, एक कोशिका में कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे, बहुत सारे। एक कोशिका में कितने न्यूक्लियस पाए जाएंगे, कुछ ऐसी भी केस होते हैं, देखो यहां से लिखो, यहां से पढ़ो, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। परिणाम क्या होगा, एक कोशिका में कितने न्यूक्लियस बन गए, मैनी न्यूक्लियस बन गए। और इसी कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, सिंसीटियम। क्या नाम देंगे, और ऐसा आप देख पाओगे नारियल पानी में,
नारियल पानी कुछ और नहीं, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट है, लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। बताओ नारियल पानी क्या है? नारियल पानी क्या है? लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। नारियल पानी क्या है? लिक्विड एंडोस्पर्म की सॉलिड। किसमें पाया जा रहा है? नारियल मतलब क्या? कोकोनट। सिग्निफिकेंस देख लो बस आप, खत्म हो गया माइटोसिस। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन कि रिडक्शनल डिवीजन? इक्वेशनल कि रिडक्शनल? इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस ज्यादातर किसमें होती थी? डिप्लॉइड सेल में। लेकिन अभी हमने कुछ बताया था कि लोअर प्लांट में भी होती है और सोशल इंसेक्ट में भी होती है। उनमें किन में होती है? हैप्लाइड में। ठीक है, हैप्लाइड में। और कह रहा है कि आप देखोगे तो क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का? सिग्निफिकेंस है, पहला सिग्निफिकेंस क्या है कि माइटोसिस से क्या होता है? माइटोसिस जो होती है वो डिप्लॉइड डॉटर सेल्स में होती है। किसमें होती है? डिप्लॉइड डॉटर सेल्स में। और उससे जो कोशिकाएं बनती हैं वो आइडेंटिकल होती हैं। किस मामले में? जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, यानी उनका जेनेटिक्स बिल्कुल सेम होता है किसके? डॉटर सेल के समान। ग्रोथ जो होता है मल्टीसेलर में वो किसकी वजह से होता है? हमारे अंदर ग्रोथ का कारण क्या है? हमारे अंदर ग्रोथ का कारण क्या है? हमारे अंदर जब भी सेल की ग्रोथ होगी तो हमारा क्या डिस्टर्ब हो जाएगा? रेशियो। कौन सा रेशियो? एन अपॉन सी रेशियो। इसीलिए सेल क्या करना चाहेगी? रीस्टोर। क्या करना चाहेगी? एन अपॉन सी रेशियो को, अरे अभी बताया था शुरुआत में ही, मेंटेन करना चाहती है। और एक और सिग्निफिकेंस है, सेल को अगर रिपेयरिंग करनी है तो भी क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। सेल को अपने आप को रिपेयर करना है तो भी क्या करना पड़ेगा? माइटोसिस। तो पहला पहला सिग्निफिकेंस क्या है? दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है? रीस्टोरेज ऑफ एन अपॉन सी रेशियो। तीसरा सेल रिपेयर। और
सेल रिपेयरिंग कहां कहां पे होती है? एपिडर्मिस पे, गट लाइनिंग में और ब्लड सेल में। ब्लड सेल में बताओ कहां कहां पे होती है? एपिडर्मिस, गट लाइनिंग और ब्लड सेल में। अच्छा, माइटोसिस प्लांट में कहां होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। आपने पढ़ा था उसका नाम एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल और लेटरल मेरिस्टेम। कह रहा है यही कारण है, लास्ट लाइन देखो, यही कारण है कि पौधे में थ्रू आउट लाइफ क्या होती है? वृद्धि। पौधे में वृद्धि कब होती है? आजीवन, जीवन भर, जीवन भर पौधे में वृद्धि होती है। यानी उसका कारण क्या है? कौन से टिश्यू का पाए जाना? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पाए जाना। तो ये आज हम लोग ने क्या खत्म कर लिया? माइटोसिस। आज हम लोग ने क्या खत्म कर लिया? माइटोसिस पूरा। तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अगले टर्न पे म्यूसिस करेंगे कल, राइट।